नमस्कार। एथिक्स समाज में भी होता है, घर परिवार में भी एक एथिक्स होता है और जब हर जगह होता है तो निश्चित रूप से पत्रकारिता में भी है। बदले जमाने में एथिक्स इस तरह से पढ़ाए बताए जा रहे हैं और एथिक्स क्या होते हैं इसको हम जानेंगे दो विद्वानों से। पहले हैं आनंद प्रधान जी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में बहुत लंबे समय से हिंदी पत्रकारिता संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। और दूसरे मेरे मित्र हैं सिंधु झा जी, जो जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मीडिया स्टडी में सीनियर फैकल्टी के रूप में काम करते हैं। तो चलिए इनसे सुनते हैं और जानते हैं एथिक्स को। आज के जमाने में पत्रकारिता में एथिक्स जो आप पढ़ाते हैं, और जमाना इतना बदला है कि मैं उसका फिर क्यों नाम रखूं, आप तो सुने ही है कि मिशन से परमिशन और कमीशन की पत्रकारिता। तो इस बीच में एथिक्स, और आप बहुत बढ़िया से आपके यहाँ समझाया बताया जाता है। वहाँ से पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो वहाँ से पास आउट लोग हैं, जगह जगह काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करने में पता चलता है कि उन लोगों को काफी मजा गया है, बहुत अच्छा समझते हैं चीजों को। तो आप कैसे समझा पढ़ा पा रहे हैं? जगदीश जी, आपने सवाल तो बहुत बुनियादी और बहुत जरूरी उठाया है, और ये बात सही है कि हम सब लोग पत्रकारिता के शिक्षण संस्थानों में बच्चों को एथिक्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके महत्व के बारे में बताते हैं। पर कई बार मुझे खुद भी व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जब हम उनको एथिक्स के बारे में बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पत्रकारिता के क्या मूल्य हैं, क्या सरोकार हैं, इन सब के बारे में हमको कैसे सोचना चाहिए और कैसे अपने काम का हिस्सा बनाना चाहिए, तो उस समय कई बार मुझे ये भी लगता है कि क्या हम अपने बच्चों को आज के दौर की पत्रकारिता और बाजार के मुताबिक कहीं अनफिट तो नहीं कर रहे हैं कि वो जाकर के मार्केट में फिट ही नहीं हो पाए, क्योंकि उनको हमने जो मूल्य दिए हैं वो बाजार में बिल्कुल उसके उलट चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो आज के समय के हिसाब से बिल्कुल अनुपयुक्त हो जाएंगे। तो ये चिंता मुझे रहती है। लेकिन एक सार्वजनिक संस्थान के शिक्षक होने के नाते जो जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, तो हमारा ये काम है कि आज की पत्रकारिता और लोकतंत्र में जो पत्रकारिता की भूमिका है, कोई भी लोकतंत्र बिना एक जिसको कहिए कि क्रिटिकल पत्रकारिता के, आलोचनात्मक पत्रकारिता के नहीं चल सकता। लोकतंत्र की जो प्राण वायु है वो एक क्रिटिकल, आलोचनात्मक, बेलाग पत्रकारिता से ही आ सकती है, जनपक्षधर पत्रकारिता से ही आ सकती है। उसकी प्राण वायु वही है। तो उसके लिए तो बिना एथिक्स के हम सोच नहीं सकते हैं कि पत्रकारिता की कल्पना भी की जा सकती है। पत्रकारिता के जो मूल्य हैं, जो पिछले 200-250 सालों में बने हैं, गढ़े गए हैं, उन मूल्यों को छोड़ करके जो पत्रकारिता होगी वो पत्रकारिता नहीं कही जा सकती है। तो मुझे लगता है कि आपकी बात का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि भारत में जिस तरह से पत्रकारिता का विकास हुआ, खास करके हिंदी और दूसरी भाषाई पत्रकारिता का जो विकास है, वो तो आजादी की लड़ाई में लोगों के सवाल, आजादी का सवाल, लोगों के अंदर समाज में बदलाव का सवाल, संस्कृति में बदलाव का सवाल, इन सब सवालों को उठा करके वो पत्रकारिता आगे बढ़ी और उसने एक तरह से मिशन की तरह से उस सवाल को उठाया, सरोकारों को उठाया। उसके लिए संपादक जेल जाने को तैयार रहे। पत्रकारों ने बिना तनख्वाहों के काम किया, बल्कि ज्यादा अपनी तरफ से कुर्बानियां की। आजादी के बाद भी करीब 15-20 साल तक ऐसा एक दौर था जिसमें हम कह सकते हैं कि वो पत्रकारिता एक ऐसी पत्रकारिता थी जिसमें एक नया देश बनाने का सपना था, एक नया राष्ट्र बनाने का सपना था। उस सपने के साथ चले, लेकिन 70 के दशक आते आते वो पत्रकारिता में जो पूंजी का, बाजार का दबदबा बढ़ने लगा और उसके कारण वो धीरे धीरे कही जाने लगी कि अब ये प्रोफेशन हो गया है, ये एक धंधा है, इस धंधे में जब तक मुनाफा नहीं होगा तो कैसे लोगों को तनख्वाहें दी जाएंगी, आदि आदि कह करके एक तरह से कुछ कुछ हद तक एथिक्स को
कुर्बान किया जाने लगा। उनसे कहा जाने लगा कि भाई रोटी रोजी इंपॉर्टेंट है और इसलिए कुछ समझौते कर लीजिए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी पत्रकारिता में कोई बड़ी गिरावट 80 के दशक तक नहीं आई थी। एक तरह से नया जुझारूपन भी था। इमरजेंसी के खिलाफ आप देखिए एक लड़ाई भी लड़ी गई, उसमें बहुत सारे पत्रकारों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, छोटे छोटे अखबारों और पत्रिकाओं की भूमिका थी। 80 के दशक में जो एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुए उत्तर भारत में, उसमें भी पत्रकारिता की भूमिका थी। लेकिन 90 के दशक में जब नव उदारीकरण शुरू हुआ, निजीकरण शुरू हुआ और पूंजी का वर्चस्व, बाजार का वर्चस्व इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि पत्रकारिता धीरे धीरे जो मिशन से प्रोफेशन तक पहुंची थी, वो बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक तरह से कमीशन और ओमिशन में बदल गई। वो एक तरह से जो अखबार के मालिक थे, टीवी चैनलों के मालिक थे, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने धंधों को बढ़ाने में, पत्रकारिता का इस्तेमाल दलाली करने के लिए, हर तरह के जो जायज नाजायज काम थे उसके लिए करना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये भी हुआ है कि आज पत्रकारिता की विश्वसनीयता साख पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का विश्वास एक तरह से टूटने लगा है। और एक तरह से देखिए तो पत्रकारिता की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जनता का विश्वास है। उसके पास और कुछ नहीं है। उसकी जो ताकत है वो जनता का विश्वास है। और अगर जनता का विश्वास खत्म होने लगा, पाठकों का विश्वास खत्म होने लगा, दर्शकों का विश्वास खत्म होने लगा, तो ये पत्रकारिता जो कमीशन की और दलाली की पत्रकारिता है वो लंबे समय तक चल नहीं सकती है। मुझे लगता है कि पत्रकारिता में आज देखिए तो एक कुछ सकारात्मक गुण भी दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे जो इंडिविजुअल जर्नलिस्ट हैं वो अपना ही उपक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसको अमेरिका में भी और दुनिया के और देशों में भी वन मैन आर्मी कहा जा रहा है। वो अब YouTube चैनल चला रहे हैं, छोटे छोटे न्यूज़लेटर्स शुरू कर रहे हैं, छोटे छोटे वेबसाइट शुरू हो रही हैं। वहां पर एक सचमुच की पत्रकारिता हो रही है और वो एक नई उम्मीद पैदा कर रही है। जो बड़े संस्थान हैं, जो बड़े संस्थानों की पत्रकारिता है, वो तो पूरी तरह से बाजार और बाजार के साथ जो धंधे की जरूरतें हैं उसके मुताबिक ढाली जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, बिगाड़ी जा रही हैं। ठीक कहने को तो वो कहते हैं कि हम बहुत एथिकल हैं, लेकिन ये साफ दिखाई पड़ता है कि वहां समझौते बहुत ज्यादा बढ़ गए। बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, अब जो यूथ आया है पढ़ने के लिए, एक ये भी उसको, आपको भी एक उम्मीद रहती होगी कि हो सकता है कुछ वर्षों बाद फिर से चीजें दूसरी तरफ से लौटे और इनको जानकारी रहेगी तो ही ये सक्षम रहेंगे चीजों को हैंडल करने में। हम अपने विद्यार्थियों से ये बात जरूर बताते हैं कि आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आज हो सकता है आज की पत्रकारिता में उसका कोई मूल्य नहीं हो, आज उसकी जरूरत नहीं हो, लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता। अगर पत्रकारिता को जिंदा रहना है तो उसे बदलना पड़ेगा, उसे एथिक्स की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। अगर इसको बदलना पड़ा तो आपके पास वो औजार हैं, उपकरण हैं जिनके जरिए आप बेहतर पत्रकारिता कर सकते हैं। जो समझते हैं कि आज की जो पत्रकारिता हो रही है वही पत्रकारिता है, वो कल को अप्रासंगिक हो जाएंगे, कल को तो कोई नहीं पूछेगा। वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो दुनिया में इसको लेकर चर्चा हुई, खास करके जो लोकतांत्रिक देश थे, तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं एक दुनिया में यूनिफॉर्मिटी हो पत्रकारिता के अंदर, और उसी के आधार पर पूरे दुनिया में एक समान आचार संहिता बने, एक समान नैतिकता का पालन किया जाए। क्योंकि सारा तहस नहस हो गया था वर्ल्ड वार के दौरान, सारा सिस्टम ब्रेक कर गया था। और उससे पहले अमेरिका की जो आज़ादी हुई या फ्रांस को जो आज़ादी मिली 1789 में, उससे पहले अमेरिका को जो आज़ादी मिली 1776 में, तो उसमें प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसीलिए अमेरिका के संविधान में पहला जो आर्टिकल है वो प्रेस की स्वतंत्रता को ही लेकर है। ये भी एक गौर करने वाली बात है। तो ये लोग दुनिया में जो डेमोक्रेटिक देश हैं आज की तारीख में, इन लोगों ने प्रेस की स्वतंत्रता को हमेशा सिरोधार्य रखा है, उस अपने एजेंडा में सबसे ऊपर रखा है। इसीलिए इन देशों में पत्रकारों को वैल्यू बहुत ज्यादा दिया जाता है। कॉलोनी है, हम लोग तो कॉलोनी रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी तो अंग्रेजों ने ही जो सिस्टम बनाया, जो आया, और आज भी जो हम फॉलो करते हैं तो उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसी पत्रकारिता को फॉलो करते हैं। तो जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो मैकब्राइड साहब के नेतृत्व में
70 के दशक में यूनेस्को को ये जिम्मेवारी दी गई कि आप एक एथिक्स का तैयार कीजिए, जिसमें दुनिया के करीब 70-80 देश के आसपास उसमें शुरू में थे, बाद में तो बढ़ के इतने यूनाइटेड नेशंस के डेमोक्रेटिक कंट्री मेंबर होते गए, वो सब भी जुड़ते चले गए। तो उसमें भारत भी उसमें था, उसका सिग्नेटरी था, मतलब साइन किया था उस चीज पर। और उसमें बातें जो सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि भाई हम निष्पक्षता कैसे बढ़ते, अब किस तरह से हम समाज में एकता को, अखंडता को, शांति को कैसे बनाएं, यही प्रेस की भूमिका होनी चाहिए। अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। अब जैसे फासिज्म से लड़के ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी जब खत्म हुआ और जापान पर बम गिरा, तो ये लोग बेसिकली आतताई की तरह कर रहे थे, इसीलिए सब लोग हाथ मिला लिया। इवन कि समाजवादी देश और पूंजीवादी देश दोनों हाथ मिला लिया, यानी रूस और अमेरिका और फ्रांस सब एक में आ गए, क्योंकि फासिज्म से लड़ना था, हिटलर के नाजीवाद से लड़ना था। तो इसलिए ये लोग सोचा है कि डेमोक्रेसी जब तक दुनिया में इस तरह की जो व्यवस्था होगी तभी लोकतंत्र फलेगा फूलेगा। अब रही बात लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाने के लिए इन लोगों ने ये तैयार किया, और मैकब्राइड साहब को नोबेल पुरस्कार मिला था, इसीलिए उनको बहुत सम्मानित थे वो पश्चिमी दुनिया में। तो उन्हीं को कहा गया कि आप ही तैयार कीजिए, तो उन्होंने पूरा एक तैयार किया। यूनेस्को जो अभी पेरिस में उसका हेडक्वार्टर है, तो ये उनकी जिम्मेवारी थी। तो उस पर दुनिया के तमाम सारे देशों ने, जो भी पीस लविंग कंट्री थे, जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करते थे, ये सब तमाम देशों ने उस पर साइन किया। खास करके इसकी अगुवाई तो जो एडवांस कैपिटलिस्ट डेमोक्रेट, फ्रांस, अमेरिका, इन लोगों ने इसकी पहल की, जर्मनी के सब तमाम सारे लोग थे। तो उसमें भारत जैसे देश भी शामिल हुए। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि निष्पक्षता होनी चाहिए। प्रेस की जो स्वतंत्रता है यह हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। और इसीलिए जब इंग्लैंड के पार्लियामेंट में 18वीं शताब्दी के दौरान एक एडमंड बर्क साहब हुआ करते थे, उन्होंने ही बात की, बातों बात में जब मीडिया को कहा है कि पार्लियामेंट कवर नहीं कर सकता है, वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा है कि बर्क साहब आप कैसी बात करते हैं, सिर्फ 3 ही स्टेट जो है वही पार्लियामेंट में आ सकता है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, इसी को 3 को है। इन्होंने कहा कि नहीं, मीडिया भी आ सकती है और वो 4th स्टेट। उनके मुंह से ये 4th स्टेट जो निकला, उसके बाद मीडिया 4th स्टेट कहलाने लगा। तो प्रेस को भी उसी फ्रीडम से जोड़ा गया और उसी वैल्यूज के साथ जोड़ा गया कि प्रेस पर कभी भी कोई अंकुश नहीं लगाए। और एक पत्रकार की जिम्मेवारी है कि वो सत्य और पूरे सच्चाई को समाज के सामने उसको उद्घोषित करे, उसको प्रकाशित करे। और खास करके जो विश्व व्यापार संगठन बना, शताब्दी जब बदली, 21वीं शताब्दी शुरू हुआ, तो उसके बाद विश्व व्यापार संगठन आया, उसके बाद मार्केट इकोनॉमी जो है यह तय करने लगा मूल्य। तो ये जो आदर्श की जो बात मैकब्राइड साहब ने जो स्थापित की थी, या जो अवधारणा उन्होंने दी थी कि कहीं पर अगर सांप्रदायिक उन्माद है तो प्रेस का काम ये नहीं है कि उस उन्माद में और घी का काम करे, उसका काम है उस उन्माद को कैसे डिफ्यूज करे, किस तरह से उसको पानी डाले, ना कि घी डाले। लेकिन अब जो होता है वो राजनीतिक कारणों से कह लीजिए, और उसमें जो है बिजनेसमैन जो जिस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो लोग भी उसी एजेंडा को फॉलो करते हैं। वो पैसा भी देते हैं उस राजनीतिक पार्टी को जो कम्युनलिज्म को आगे बढ़ाते हैं, या अपने जिस कारण से राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ये सब लोग जो करते हैं, समाज में जातिवाद का जहर जो फैलाते हैं या संप्रदायवाद का जो जहर फैलाते हैं, इन सब लोगों को कहीं न कहीं जो ऑक्सीजन मिलता है वो तो बिजनेस घराने से मिलता है। अगर बिजनेस घराने खींच ले तो ये लोग, फिर राजनीतिक दलों की कोई स्थिति नहीं रह जाएगी ना। जो वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जो आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका में चला था, आज कौन चला रहा है उसको? तो जेफ बेजो चला रहा है, अमेज़न का जो मालिक है, जो आपके यहाँ आटा चावल दाल की सप्लाई कर रहा है पूरे दुनिया में, और जो खरीदिए सब अमेज़न पर उपलब्ध है। अमेज़न पर फैमिली मैन 2 सिनेमा देख लीजिए आप, मनोज बाजपेयी की। तो ये मतलब जीरा हल्दी से लेकर हवाई जहाज से लेकर अब जेफ बेजो जो है अंतरिक्ष में टिकट लिया है जाने के लिए। अब ये लोग मीडिया चला रहे हैं,
तो मीडिया का वैल्यू जो है वो उनके अनुसार चलेगा, ना कि समाज के अनुसार चलेगा। अच्छा, ये चीज बताइए, तो हाँ, तो आप एथिक्स पढ़ा कैसे रहे हैं इस जमाने में? एथिक्स हम बस थियरी पढ़ाते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखो, जिस संस्था में, बच्चों को मैं कहता हूँ, बहुत ऑनेस्टली कहता हूँ, जिस संस्था में तुम जाओ, तुम्हारी लॉयल्टी है उस संस्था के प्रति, क्योंकि जिस संस्था ने तुम्हें रोजी रोटी दी है, जिस संस्था की तुम नौकरी कर रहे हो, तो पहली जिम्मेवारी है कि उस संस्था के हितों को तुम पूरा करो। नहीं तो तुम मत जाओ वहां पर, तुमको लगे कि ये आदमी कॉम्युनल है या कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो तुम मत जाओ, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो व्यक्तिगत अपने वसूलों पर, अपनी शर्तों पर हैं, चाहे वो उनको हटा दिया जाए, चाहे उनको कुचल दिया जाए, उनकी आवाज को दबा दी जाए, लेकिन हैं, ऐसे भी लोग हैं अभी भी समाज में, और समाज ऐसे ही लोगों को कद्र करता है, ऐसे लोगों को सुनता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, तो जरूर कर लें। हम लगातार मीडिया से संबंधित वीडियो देते जा रहे हैं, और आगे और भी गंभीरता रहे, इसके लिए मैं आपके कमेंट का इंतजार भी करता हूं, और निश्चित रूप से आपका कमेंट हमें लाभ देगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।